हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, जो x है वो लाइज कर रहा है x बिलोंग्स टू r, मतलब कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और डोमेन ऑफ f जो r है वो क्या है, डोमेन ऑफ f है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या, अगर इसका मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, और हमारा जो फंक्शन है वो निरंतर बढ़ता ही जाए ऐसे, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जो हमारा ग्राफ है वो x की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, निरंतर बढ़ती ही जाती है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन जब मेरी जो ग्राफ है वो ऐसे बढ़ती जा रही है, कभी स्ट्रेट है, ठीक है, कभी बढ़ती जा रही है और ऐसे स्ट्रेट है, राइट, सीधी चल रही है, फिर स्ट्रेट, आगे बढ़ती जा रही है, फिर स्ट्रेट है, तो बढ़ती तो है ही ना, राइट। तो ऐसा हमारी जो ग्राफ है, राइट, ऐसा जो फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें हमारी फंक्शन की वैल्यू कभी बढ़ती ही जा रही है, कभी उसके इक्वल जा रही है, राइट, या फिर से बढ़ती जा रही है, फिर उसके इक्वल जा रही है। तो ऐसे फंक्शन का जो ग्राफ है उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही एक ऐसा मेरा ग्राफ है कि जो हमारी मेरी फंक्शन की वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसे जो ग्राफ होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही जो मेरा फंक्शन है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, कभी स्ट्रेट है, इक्वल है, फिर से नीचे जा रही है, राइट, मतलब डिक्रीज हो रही है, फिर से स्ट्रेट है, फिर नीचे जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा जो ग्राफ बनता है फंक्शन का उसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और एक ऐसा ग्राफ है मेरे पास कि जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है, कोई भी आप फंक्शन ले लो, उसकी देखो कभी नीचे जा रही है, मतलब कि डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, राइट। तो ऐसे फंक्शन की वैल्यू का जो ग्राफ होता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला कि अगर आपके फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, और हमारा जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r सेट में बिलोंग्स कर रहा है, तो जब हमारा जो ग्राफ है फंक्शन का वो वैल्यूज कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, राइट, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट, कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। और इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे, जब हमारे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कभी इक्वल है फंक्शन के, कभी बढ़ती जा रही है, कभी इक्वल है। तो ऐसी जो फंक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। वो हम ग्राफ पर से ही पता लगा सकते हैं। फिर जब हमारे फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब लेस देन हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। और जब हमारे फंक्शन की वैल्यू कभी गिरती जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, कभी उसके इक्वल है, कभी फिर से वो क्या हो रही है, लेस देन हो रही है, मतलब कि डिक्रीज हो रही है, फिर से वो स्ट्रेट है, इक्वल है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और हमारे फंक्शन की वैल्यू
जब डिक्रीजिंग, राइट, यहाँ डिक्रीजिंग है और यहाँ से ये इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर यहाँ से ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी जो फंक्शन है, राइट, उसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन स्टूडेंट्स, राइट। चलो, तो इसके अब हम डिफाइन लिखते हैं। तो मैथमेटिकल में इसकी इंक्रीजिंग फंक्शन की डिफाइन क्या होती है कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू D, डोमेन D में है, ठीक है। ये हमारा D क्या है, डोमेन है, राइट। जहां पे हमारा फंक्शन किसकी बात करें, y इक्वल्स टू fx फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, हमारा डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब कि R, राइट, ओके। तो x1 और x2 वो बिलोंग्स कर रहा है D, मतलब कि रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग्स कर रहा है। एंड x1 लेस देन x2, क्या बोला गया है, x1 ये क्या है, बड़ा है ना, x2 की कंपैरिजन में ये क्या है, x2 की कंपैरिजन में ये क्या है, छोटा है, राइट। तो हमारा जो f ऑफ x1 है इट्स लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, कि जो हमारा f ऑफ x1 है वो क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू है, मतलब कि वो जो हमारा फंक्शन है वो भी आ सकता है और उससे लेस देन भी आ सकता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें क्या होगा कि x1 लेस देन x2 तो है ही, विच इम्प्लाइज दैट x1 लेस देन f ऑफ x2, राइट। जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। कैसे बताते हैं, ये हमारा जो ग्राफ है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये x1 है और ये x2 है, राइट, मतलब कि x2 की कंपैरिजन में x1 क्या है, छोटा है। तो इसका जो f ऑफ x1 ये है और f ऑफ x2 ये है, ये भी आप देख सकते हो क्या है, लेस देन और इक्वल टू ये है ना, राइट, सॉरी लेस देन है, लेस देन मतलब कि छोटा है। कहाँ से, f ऑफ x2 की कंपैरिजन में f ऑफ x1 क्या है, छोटा है, आपको दिख रहा है, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। वही तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि x1 लेस देन x2 विच इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, राइट। x2 की कंपैरिजन में अगर f ऑफ x1 छोटा हो तो उसका फंक्शन भी f ऑफ x2 की कंपैरिजन में f ऑफ x1 क्या होगा, छोटा ही होगा, मतलब कि लेस देन ही होगा, राइट। चलो अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें उसका पूरा उल्टा हो जाएगा कि x1 और x2 हमारे डोमेन D में है, जहाँ पे x1 लेस देन x2 दिया गया है, राइट। देखो हमारा जो x1 और x2 यहाँ पे आएगा, मतलब कि x2 की कंपैरिजन में x1 तो छोटा ही होगा, लेस देन ही है, लेकिन जब हम उस पर फंक्शन लगाएंगे f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या, कि जो उसकी वैल्यूज है वो उसके इक्वल भी आ सकती है और उससे बड़ी भी आ सकती है, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है, देखो x1 लेस देन x2 तो था ही, विच इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, मतलब कि हमारा यहाँ पे f ऑफ x1 बड़ा है और f ऑफ x2 छोटा हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ है, यहाँ पे f ऑफ x2 ये रहा, f ऑफ x2, और हमारा f ऑफ x1 ये रहा। तो आप देख सकते हो कि हमारा f ऑफ x1 क्या है, इसकी कंपैरिजन में बड़ा है ना, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ
टेस्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बाय फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, उसमें लेट f of x be a continuous function in close interval ab। आपको f of x कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है किसमें, क्लोज इंटरवल ab में, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। देन क्या बोला है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल किस में, ओपन इंटरवल ए बी में। देन फर्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स वो क्या होगा, इंक्रीज होगा किस में, इन क्लोज इंटरवल ए बी। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ जो हमारा एफ डैश एक्स है, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये हमारे सभी रिजल्ट है स्टूडेंट्स। ओके, चलो सेकेंड रिजल्ट है कि एफ ऑफ एक्स, और ये आपको याद रखना ही है, अगर ये नहीं आएगा तो उसके रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्पल्स है फंक्शन के वो आपको नहीं आएंगे। एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, कि जब हमारे एफ डैश एक्स की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। राइट स्टूडेंट्स, एंड थर्ड रिजल्ट आपका है कि एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। अगर हमारे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ गई, इक्वल्स टू 0 आ गई, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो वो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, राइट स्टूडेंट्स, और ये तीनों रिजल्ट को हम कोची मीन वैल्यू थियरम से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि x1 और x2 ये दोनों फंक्शन है जहाँ पे x1 लेस देन x2 है, राइट, और इसका क्लोज इंटरवल x1 x2 है। तो हम क्या करते थे कि तो हमारा x1 और x2 बिलोंग्स टू ए बी हो जाएगा, राइट, और ये दोनों कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में। तो बाय कोची मीन वैल्यू थियरम क्या होगा, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू एफ डैश सी, राइट, जहाँ पे c जो हमारा है वो बिलोंग्स टू करेगा x1 और x2 में। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट। ग्रेटर देन मतलब कि क्या होगा कि ये जो हमारा x2 है, राइट, ये तो बड़ा मतलब कि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। एफ डैश सी ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन ही हो जाएगा ना, राइट, ग्रेटर देन 0 मतलब कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ऐसे अगर हमारा एफ डैश सी ये लेस देन 0 हुआ, राइट, तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम बात करते हैं, एक दो एग्जाम्पल गिनते हैं। ठीक है, कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया है 3x प्लस 17, ये आपके पास एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये आपको प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली गिवन दैट f of x equals to 3x plus 17, prove that the function is strictly
इंक्रीजिंग इन, आपके पास डोमेन दिया गया है आर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आपको ये प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? पहले तो जो दिया गया है वो लिखेंगे, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 70, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? एफ डैश एक्स, राइट। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3। ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, राइट। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। सभी आर के एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी एक्स के लिए ये तो बड़ा ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेती हूँ कि एक फंक्शन दिया गया e रेज़ टू दी 2x, ठीक है। ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। फाइंड करना है, मतलब फाइंड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या होगा? एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा, क्या होगा? e रेज़ टू दी 2x इंटू 2, राइट। तो यहाँ पे अब आपको पता है कि x की कोई भी वैल्यू आप ले लो, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी, मतलब कि ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर स्टूडेंट्स, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।